मैं तब पुलिस इंस्पेक्टर था। यह घटना करीब 2 साल पहले की है और मेरे सामने बैठी हुई औरत मुझे कहीं से भी हत्यारिन नहीं लग रही थी। उस पर आरोप था कि उसने अपनी सास को खाने में जहर देकर मार डाला है। मैं उससे पूछताछ शुरू करने ही वाला था कि मेरा फोन बज उठा। कॉल मेरे अफसर का था। उसने बेझिझक कहा, इस औरत को किसी भी तरह कातिल साबित कर दो, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। मैं हक्का बक्का रह गया। तभी उस औरत ने हल्की मुस्कान के साथ ऐसी बात कह दी कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं अपने कमरे में बैठा सब शांत मन से देख रहा था और कुछ देर पहले जो मेरे साथ हुआ था वह मैं भूल नहीं पा रहा था। मेरी पत्नी मुझसे नाराज होकर घटस्फोट की धमकी दे गई थी, सिर्फ इस वजह से कि मैं घर को समय नहीं दे पा रहा था। कुछ ही लम्हे बीते थे कि मेरा मोबाइल फिर बज उठा। स्क्रीन पर थाने का नंबर चमक रहा था। जब से मैंने यह नौकरी ज्वाइन की थी, ऐसा लगता रहा कि उसने धीरे धीरे मेरा परिवार मुझसे छीन लिया। मुझे मालूम था कि मेरी पत्नी अब इतनी आसानी से नहीं मानेगी। उसने साफ कह दिया था कि मैं तुमसे तलाक लूंगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे आदमी के साथ रहना मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी नौकरी अहम है। पत्नी बच्चे जाएं भाड़ में। भगवान ने हमें एक ही बेटे का तोहफा दिया था और हम दूसरे की तैयारी में जुटे थे। पर न जाने क्यों मेरी पत्नी का मिजाज अचानक बदल गया था। मैंने अपनी तमाम सोचों को झटक कर फोन उठाया। अभी मैंने हेलो कहा ही था कि हवलदार की आवाज गूंजी। साहब, आप तुरंत थाने आ जाइए। कुछ देर में डीएसपी साहब पहुंच रहे हैं। उन्होंने सख्ती से कहा है आपको थाने में ही होना चाहिए। हवलदार की बात सुनकर मैं फौरन खड़ा हुआ और हैरानी में बोला, क्यों? डीएसपी साहब को तो अभी आना ही नहीं था। वे तो अगले हफ्ते आने वाले थे। इस पर वह बोला, सर, एक अपराधिन लाई गई है। कौन है पता नहीं। उसे अंदर बंद किया गया है। शायद उसी का केस चर्चा के लिए लाएंगे। मैंने ठीक है कहकर फोन काट दिया। कुछ सोचकर पत्नी को कॉल मिलाई, मगर उसने तुरंत कॉल काट दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी यूं अचानक मुश्किल मोड़ ले लेगी। मैं फौरन थाने के लिए निकल पड़ा। पत्नी को मनाना कठिन था, लेकिन फिलहाल मैं अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगा सकता था। अगर नौकरी चली जाती तो घर का चूल्हा कैसे जलाता, यह बात पत्नी समझ ही नहीं रही थी। थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद मैं थाने पहुंच गया। दरवाजे पर खड़े हवलदार ने सलाम ठोका और बोला, साहब, डीएसपी साहब, आपके ऑफिस में बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने आंखें मूंदकर गहरी सांस ली। मुझे मालूम था अब बिना वजह उनकी झिड़कियां सुननी पड़ेंगी, और मैं इतना परेशान था कि किसी से बात करने का मन भी नहीं था। मैंने बस गर्दन हिलाई और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, वे तंज भरे लहजे में बोले, हाँ हाँ जनाब, आपके लिए ही तो हम बैठे हैं। अगर आपको फुर्सत हो तो बात कर लें। मैंने तुरंत सलामी दी। सर, माफ कीजिए, एक निजी काम में फंस गया था। आप बैठिए, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। पहले कुछ लेंगे? वह बोले, बहुत कुछ ले लिया है। तुम्हारा थाना नहीं, चिड़ियाघर है। अभी थोड़ी देर पहले आया था तो तुम्हारी पत्नी यहाँ हंगामा कर रही थी। घर के मामले घर तक ही सीमित रखो, समझे? मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? मेरी पत्नी यहाँ आई थी, वे बोले। तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? मैं चुप हो गया। सर, बस थोड़ी देर पहले हमारी लड़ाई हो गई थी। खैर, मैं मामला सुलझा लूंगा। आप बताइए, किस केस पर बात करनी है? वे गंभीर हो गए। बैठो राघव, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कुर्सी खींचकर बैठते हुए गहरी सांस ली। उन्होंने बैग से एक फाइल निकाली और मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, इस औरत का नाम अनामिका वर्मा है। उम्र 31 साल। ऊपर से आदेश है किसी भी तरह इसे कातिल साबित करके फांसी तक पहुंचाना है, वरना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। मैं चौंका। लेकिन क्यों? किसी बेगुनाह को हम कातिल कैसे बना दें? मैंने फाइल खोली। सामने एक मासूम सी लड़की की तस्वीर थी। कहीं से भी कातिल नहीं लग रही थी। तभी साहब बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो। उल्टे सीधे सवाल करने की जरूरत नहीं। इस औरत पर भारी इनामी रकम रखी है जो गुप्त रूप से उस इंस्पेक्टर को मिलेगी जो काम कर देगा। मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। इनाम की रकम हम दोनों बराबर बांटेंगे। तुमसे अपराध कबूल करवाना तुम्हारी खासियत है। अब किसी तरह इस औरत से बयान ले लो। अगर कर लिया तो आराम की जिंदगी जी सकोगे। मेरे मुंह से निकला,
सर, यह तो रिश्वत है और गलत भी। वे झट बोल पड़े। रिश्वत है या नहीं, इस पर मत सोचो। बस मकसद पर ध्यान दो। ये आदेश है, 24 घंटे के भीतर मुझे अच्छी खबर चाहिए। और हाँ, अपने निजी मामले जल्दी सुलझा लो। अगर बात हेडक्वार्टर तक पहुंची तो बदनामी और सस्पेंशन तय है। अपनी पत्नी को समझाओ, घर के मसले घर में या किसी कैफे रेस्तरां में सुलझाए, थाने आने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सलाम ठोकी। वे सिर हिलाकर बैग उठाए और चले गए। मैंने कुर्सी से टिककर लंबी सांस ली। अपने झमेलों के ऊपर एक नया पहाड़ और लाद दिया गया था। पता नहीं उस मासूम का कौन सा कसूर था जो उसे बेवजह कातिल ठहराया जा रहा था। कुछ देर मैं अपने केबिन में खामोश बैठा रहा। फिर मोबाइल उठाकर पत्नी को फोन मिलाया। घंटी बजती रही, पर उधर से कोई जवाब नहीं। मैंने मोबाइल मेज पर रख दिया और मेरे कदम खुद ब खुद रिमांड कक्ष की ओर बढ़ चले। मैंने आदेश दिया, उसे रिमांड रूम में लाया जाए। कुछ ही देर में मैं रिमांड कक्ष के दरवाजे पर था। दरवाजा खोला, वह सामने सिर झुकाए बैठी थी। सफेद सलवार कमीज और सिर पर लाल दुपट्टा। सचमुच मासूम लग रही थी। मैं अंदर गया और दबदबा बनाने को लाठी मेज पर दे मारी। चाहता था वह पहले ही सहम जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने शांत निगाहों से मेरी ओर देखा। सीने पर हाथ बांधे संजीदगी से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, सीधी होकर बैठो। मेरे सामने अकड़ने की जरूरत नहीं। 2 मिनट में अक्ल ठिकाने लगा दूंगा। वह बड़े सादे अंदाज में बोली, मेरी अक्ल पहले से ठीक है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, बस इतना बताइए। मैं झल्लाया। कत्ल करती हो और ऊपर से ड्रामा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वह तुरंत बोली, किसका कत्ल किया है मैंने? कोई सबूत है आपके पास? वह पढ़ी लिखी लग रही थी। अचानक मुझे झटका लगा। मैं अपनी उलझनों में इतना उलझा था कि डीएसपी से यह पूछना ही भूल गया था कि आखिर कत्ल हुआ किसका है और इसे किस हत्या के जुर्म में लाया गया है, और जो इतनी बड़ी रकम की बात हो रही है वह देगा कौन। मैं कुछ पल को स्तब्ध रह गया। मैं उठने ही वाला था कि मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर डीएसपी का नंबर। मैंने रिसीव किया। वह बोले, 50 लाख की ऑफर है। इस लड़की को हर हाल में कातिल साबित कर दो। मैं बोला, सर, 1 सेकंड, मुझे आपसे। वे चिढ़कर बोले, मामला संभाल लो, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बाद में बात होती है, मीटिंग अटेंड करनी है। कॉल कट। मैंने पलटकर लड़की को देखा। उससे पहले ही वह गंभीर निगाहों से बोली, उम्मीद नहीं थी इंस्पेक्टर साहब कि आप इतने लापरवाह होंगे। आपको यह तक नहीं मालूम कि मैं किसका कत्ल करने के जुर्म में यहाँ हूँ। हमारे पुलिस अफसर इतने डीले हो सकते हैं, कल्पना नहीं की थी। मैं कुछ कहता, उससे पहले उसने जो कहा सुनकर मैं दंग रह गया। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हें इतनी निजी बात कैसे मालूम? वह बेसाख्ता बोली, बेहतर होगा कि पहले असली कातिल को पकड़ो, फिर मेरे पास आना। अगर मेरे साथ नाइंसाफी करने की जुर्रत की तो याद रखना, तुम्हारी वर्दी नहीं बचेगी और तुम यहाँ खड़े रहने लायक भी नहीं रहोगे। अब यहाँ से निकल जाओ। मैं उसे फटी फटी आंखों से देखता रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी इतनी निजी बात उसे कैसे पता चल गई। मैं घबराकर चेहरा छुपाता रिमांड कक्ष से सीधे अपने केबिन में आया। कुछ देर बेचैनी में टहलता रहा, फिर पानी का गिलास उठाकर ओंठों से लगा लिया। यह कैसे हो सकता है? इस सच के बारे में सिर्फ मुझे और मेरी पत्नी को ही पता था, मां तक को नहीं बताया था। फिर इसे कैसे मालूम? क्या मेरी पत्नी इसे जानती है? यह ख्याल आते ही मैं बेचैन हो उठा। फौरन टोपी और कार की चाबी उठाई और बाहर निकल पड़ा। अब पत्नी से मिलना बहुत जरूरी था। लड़ाई झगड़ा सब भूल चुका था। अगर यह बात सोशल मीडिया या बड़े अफसर तक पहुंची तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, वर्दी भी चली जाएगी और नाम बदनाम हो जाएगा। कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। माथे पर पसीना बहे जा रहा था। मैं घबराहट में तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा था। कानूनन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उस समय मैं ऐसा इंसान बन चुका था जिसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। चारों तरफ खाई ही खाई दिख रही थी। लंबा सफर तय करने के बाद मैं अपने ससुराल पहुंचा। डोरबेल बजाई, साली ने दरवाजा खोला। मैंने हड़बड़ाकर पूछा, तुम्हारी दीदी कहाँ है? वह सिर हिलाकर बोली, दीदी तो यहाँ आई ही नहीं। क्यों जीजू, कुछ हुआ क्या? मैं फौरन बोला, झूठ मत बोलो। कहाँ है तुम्हारी दीदी? अंदर ही है ना? मैंने साली को एक तरफ हटाया और घबराहट में अंदर घुस गया। घर में आते ही जोर से पुकारा, नैना, बाहर आओ, जरूरी बात करनी है। कहाँ हो तुम? लेकिन वह सचमुच घर में नहीं थी। बाथरूम।
सारे कमरे, यहाँ तक कि छत सब देख लिया, पर नहीं मिली। मेरी सास भी कमरे से बाहर आ गई। मुझे इतनी परेशानी में देखकर बोली, क्या हुआ दामादाजी? सब खैरियत है? मेरी बेटी कहाँ है? मैं झुंझलाया। हम दोनों का झगड़ा हुआ था, वह गुस्से में आपके यहाँ आई होगी, मगर थाने से निकलकर भी यहाँ नहीं आई। आपकी उससे बात नहीं हुई? वे बोली, सुबह से उसका न तो फोन आया है न बात हुई, वह यहाँ बिल्कुल नहीं आई। मेरी परेशानी और बढ़ गई। मुझे हर हाल में पत्नी से मिलना था, वरना सब तबाह हो सकता था। आखिर उस लड़की तक मेरा राज पहुंचा कैसे? मैंने तुरंत साली से कहा, तुम अपनी बहन को फोन करो और पता लगाओ वह कहाँ है। वह अंदर जाकर मोबाइल लेने गई। मैं सिर थामकर लिविंग रूम में बैठ गया। सास मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा परेशान मत हो, मिल जाएगी। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? कोई बात हुई है क्या? मैं जवाब भी न दे पाया। सचमुच हालत ऐसी हो रही थी जैसे यहीं गिरकर मर जाऊं। अब अफसोस होने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का इतना गहरा राज पत्नी को बताया ही क्यों। कुछ देर में साली मोबाइल लेकर आई और मेरी आंखों के सामने ही बहन को फोन मिलाने लगी। घंटी बजती रही, पर नैना ने फोन नहीं उठाया। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैंने तुरंत अपने एक जानकार को फोन किया, जो आराम से लोकेशन निकाल लेता था। नंबर देकर कहा, फौरन लोकेशन निकालो, मुझे वहां पहुंचना है। कुछ ही देर में उसने लोकेशन भेज दी और ताकीद की, साहब उस तरफ मत जाइए, न जाने क्यों खतरा लग रहा है। चारों तरफ सुनसान सड़कें हैं। आपकी पत्नी वहां क्यों जाएगी? यकीनन उसका मोबाइल वहीं है, पर उसने कुछ ऐसा जरूर किया है जिससे वह गायब है। मैंने उसे डांटकर फोन रखा और उसी लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। रास्ता जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लंबी दूरी के बाद उस सुनसान सड़क पर पहुंचा। जैसे ही गाड़ी से उतरकर मोबाइल हाथ में लिया, सामने सड़क पर नेटवर्क का सिग्नल मजबूत हुआ। मैं तेजी से आगे बढ़ा, पर अगले ही पल सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। पत्नी का मोबाइल वहीं पड़ा था, मगर वह खुद वहां नहीं थी। मेरे आदमी ने ठीक कहा था। मेरी पत्नी ऐसा क्यों कर रही थी? कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा बेटा भी उसके साथ था। अचानक ख्याल आया, कहीं दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं। मैं तुरंत मोबाइल उठाकर थाने की तरफ लौट पड़ा। कुछ तो गड़बड़ थी, और वह गड़बड़ उस अनामिका नाम की औरत से जुड़ी लग रही थी, जिसे आज कातिल कहकर लाया गया था। मैं फौरन अपने केबिन में आया और उसकी फाइल खोली, क्योंकि उसी से पता चल सकता था कि उसने किसका कत्ल किया बताया जा रहा है। नाम पढ़ते ही मैं कुर्सी पर ढस गया। उसे तो कमिश्नर के बेटे के कत्ल के इल्जाम में लाया गया था। कुछ पल को मेरी सांसें थम सी गईं। यानी मामला उतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। मैं कुछ देर खामोश बैठा रहा। अब मेरी चिंता पत्नी को लेकर और गहरी हो गई थी। तभी डीएसपी का फोन आया। मैंने रिसीव किया। वह बोले, हाँ, तुम पूछ रहे थे ना कि कत्ल किसका हुआ है। दरअसल कमिश्नर के बेटे का कत्ल हुआ है, पर इसे अभी गुप्त रखा गया है। पता चला है कि कत्ल किसी और ने किया है, मगर कमिश्नर चाहता है कि आरोप इस लड़की पर लगे। क्यों, यह साफ नहीं, पर कमिश्नर का कहना है कि हर हाल में इसी को दोषी ठहराना है। मैं तुरंत बोला, सर, मेरी पत्नी और बच्चा गायब हैं। थाने से निकलने के बाद उनका कुछ पता नहीं। लोकेशन सुनसान सड़क निकली, वहां मुझे पत्नी का मोबाइल मिला। सर, मुझे बुरी घबराहट हो रही है। लगता है इस केस का रिश्ता मेरी पत्नी से भी है। सुबह उसका झगड़ा करना और फिर अनामिका का आना, कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। डीएसपी झुंझला गए। उल्टी सीधी बातें मत करो। तुम्हारी पत्नी झगड़ा करके गई है, यकीनन किसी दोस्त या माँ के घर गई होगी। मैंने कहा, सर, मैं ससुराल होकर आया हूं, वहां भी नहीं है। प्लीज, अनामिका का केस बाद में, पहले मेरी पत्नी और बच्चा सही सलामत चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरी फैमिली में सिर्फ यही दो लोग हैं। वे बोले, हम समझते हैं, मगर खुद सोचो, अगर हमने कमिश्नर का केस नहीं संभाला तो हमारी शामत आएगी। तुम अभी अनामिका के केस पर ध्यान दो, हम अंदरूनी तौर पर तुम्हारी पत्नी का पता लगवाते हैं। इतना कहकर उन्होंने लगभग जान छुड़ाते हुए फोन काट दिया। मैं अवाक बैठा रह गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। मैं पत्नी को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वह मेरी जीवन संगिनी है, मेरे बच्चे की माँ। दिल में साफ एहसास था, पत्नी और बेटा खतरे में हैं। मैं हवालात की ओर बढ़ गया, क्योंकि अब सच वही उजागर कर सकती थी।
अगर उसे मेरा इतना निजी राज मालूम है तो यकीनन उसे यह भी पता होगा कि मेरी पत्नी बच्चा कहाँ है। वह साधारण औरत नहीं लग रही थी। कमिश्नर आखिर उस पर इल्जाम क्यों मढ़ना चाहता था और वह इतनी टेंशन के बावजूद इतनी स्थिर क्यों थी? जरूर उसमें कुछ खास था। हवालात में दाखिल हुआ, वह मुझे देखते ही खड़ी हो गई। मैंने कहा, अनामिका, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें महफूज बाहर निकालूं और तुम्हें कातिल न ठहराऊं, तो मुझे बता दो मेरी पत्नी और बेटा कहाँ हैं। तुम जानती हो मेरा यह सच पत्नी को पता था और उसी से तुम तक पहुंचा है। उसने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारी बात सही है। तुम्हारा राज मुझे तुम्हारी पत्नी ने ही बताया, मगर खुदा कसम मुझे ये नहीं मालूम कि वह इस वक्त कहाँ है। मैं गुस्से में उसका हाथ पकड़कर दीवार से सटा दिया। झूठ मत बोलना, वरना जान से मार दूंगा। तुम्हारे शांत अंदाज से साफ है तुम सब जानती हो। सच बताओ मेरी पत्नी बच्चा कहाँ है? वह धीमे से मुस्कुराई। अगर सच जानना चाहते हो और उन्हें महफूज पाना चाहते हो तो डीएसपी से कहो मुझे कातिल न ठहराए, बल्कि सच का साथ दें। सबूत जमा करो और कमिश्नर को कानून के मुताबिक सजा दिलवाओ, क्योंकि उसके बेटे का कातिल मैं नहीं, वही है। मैं बोला, अगर मैंने ऐसा किया तो डीएसपी केस किसी और अफसर को दे देंगे और मैं फंस जाऊंगा। बेहतर है तुम मेरी पत्नी बच्चे को छोड़ दो। वह बोली, अगर मैंने पहले ही हार मान ली तो मुझे सिर्फ फांसी मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हें मोहरा बनाऊंगी तो मैं भी बच सकती हूँ और तुम्हारा राज भी राज रहेगा। मैंने जानबूझकर तुम्हारा चुनाव किया क्योंकि तुम रिश्वत से डरते हो, बेगुनाह को गुनहगार ठहराने से घबराते हो और ईमानदारी से ड्यूटी निभाने की कोशिश करते हो। मैंने कमिश्नर को चुनौती दी है। मैं जल्दी ही रिहा होकर दिखाऊंगी और उसे सलाखों के पीछे करूंगी। इसलिए मेरे साथ सहयोग करो, वरना तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अगर मैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे को गायब करा सकती हूँ तो यह भी याद रखो तुम्हारा निजी मामला मैं सोशल मीडिया पर उछाल सकती हूँ। फिर न तुम बचोगे, न तुम्हारी वर्दी, न तुम्हारा घर। मैं स्तब्ध रह गया। मन कर रहा था उसका गला दबा दूं, मगर मैं मजबूर था। पत्नी और बेटा उसके पास थे और मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। वक्त रेंगता चला जा रहा था। मैंने चारों तरफ हाथ पांव मारे, थाने के सभी सिपाहियों को लगा दिया, पर किसी को कोई सुराग नहीं मिला। मेरे ससुराल वाले भी परेशान। मेरी सास तो बुरी तरह रो पड़ी। आखिर उनकी बेटी और पोते का सवाल था। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला। हालात ऐसे बने कि इस केस से हाथ खींचने का मन हो आया। मैंने डीएसपी को फोन पर सारे हाल बताए और कहा, अब मैं यह केस हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किया तो इस लड़की को बेगुनाह ही साबित करूंगा। मैं उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा ताकि मेरी पत्नी बच्चा सुरक्षित रहे। वे फौरन बोले, उस लड़की को रिमांड रूम में डालो और अच्छी तरह कड़ाई से पेश आओ। वह खुद तुम्हारी पत्नी बच्चे का बताएगी और न जाने कबूलनामे पर साइन भी कर देगी। पर मैं टूट चुका था। रात लंबी होती जा रही थी। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ते जा रहे थे। वो एक औरत जात थी, अंधेरे में कैसी जिंदगी गुजरेगी मैं समझ नहीं पा रहा था। थक हार कर मैं फिर अनामिका के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मैं एक पुलिस अफसर होकर तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं। मेरी पत्नी और बच्चा कहाँ है? खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना कि मैं उम्र भर खुद से नजरें न मिला सकूं। आज मेरी पत्नी ने वैसे भी इस नौकरी पर उंगली उठा दी है। अगर उससे कुछ हो गया तो वह कभी मेरे साथ नहीं रहेगी, मैं मर जाऊंगा। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं और मेरा बच्चा उसके पास है। अनामिका बोली, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी पत्नी और बेटा दोनों सुरक्षित हैं। जब तक मैं हूं उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, मगर तुम्हें मुझे बेगुनाह साबित करना ही होगा। अगर ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान कर दूंगी। मैं तुम्हें अब कुछ और जानकारी दूंगी जिससे तुम्हें आसानी होगी। वह जमीन पर बैठ गई। मुझे भी बैठना पड़ा। उसने आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक छोटी कहानी सुनाऊंगी। उसके बाद तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाएगा और तुम उसी हिसाब से सबूत इकट्ठा करके डीएसपी के सामने रखोगे। उन्हें भी जोश दिलाओगे कि वह इस केस के खिलाफ खड़े हों। मेरा वकील बाकी संभाल लेगा। मैंने सिर हिलाया। वह बोली, मैं कमिश्नर प्रदीप राणा की दूसरी पत्नी हूँ। शादी आपसी रजामंदी से हुई थी। मुझे पता है उनकी पहली पत्नी जीवित है और उनसे उनके बच्चे भी हैं,
पर उनकी शख्सियत से प्रभावित होकर मैंने भी उनसे शादी कर ली। मुझे यह अंदाजा नहीं था कि वह अपने ही बेटे को खत्म करने का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने जज्बात में आकर अपनी पूरी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी थी। इसी वजह से उन्हें हर हाल में बेटे को मिटाना था, इससे पहले कि वह शादी करके औलाद पैदा कर ले। क्योंकि अगर उसकी औलाद हो जाती और वह अपने बेटे को मार भी देते तो जायदाद फिर भी उनके पास ना आती। बाप की संपत्ति बच्चे के बच्चों को मिलती। इसलिए उन्होंने मुझे मोहरा बनाया। मैं सौतेली माँ हूँ और जवान हूँ, तो उनके लिए आरोप मढ़ना आसान था। उनका बेटा बहुत नेक दिल था, हमारा रिश्ता अच्छा था। उसने मेरे साथ कभी बदतमीजी नहीं की। कहने को मैंने उसकी माँ का हक छीना, फिर भी वह हमेशा इज्जत से पेश आता। वह कहता, आपका कसूर नहीं, गलती मेरे बाप की है। अगर उनमें उदारता होती तो माँ के रहते शादी न करते। आप उनकी पत्नी हैं, हमारे लिए इज्जतदार। हमारा यही रिश्ता देखकर उन्होंने तमाम इल्जाम मेरे सिर मढ़ दिए और अपने बेटे का कत्ल करा दिया। अब वह मुझे कातिल ठहराकर खुद बचना चाहते हैं। मैं अविश्वास से सुन रहा था। यह सच था, कमिश्नर ने जज्बात में आकर जायदाद बेटे के नाम कर दी थी। यह सब जानते थे, पर वह इतना बड़ा खेल खेलेंगे किसी ने न सोचा था। क्या कोई बाप जायदाद के लालच में अपनी औलाद को मार सकता है? मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं अनायास पूछ बैठा, आपको यह सब कैसे मालूम? और मेरी पत्नी बच्चे आपने कैसे गायब किए? मतलब आप हैं कौन? अनामिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरे पति को लगता है मैं मामूली हूं, पर ऐसा नहीं। बदकिस्मती से जिन लोगों से मेरा ताल्लुक है वे गुंडे माफिया किस्म के हैं। मेरा बाप धर्मवीर चौहान एक दबंग नेता अपना गैंग चलाता है। मेरा भाई उसका दायां हाथ है और मेरा चाचा उन तमाम एजेंसियों को साधने का कारकुन। जैसे ही मुझे खेल की भनक लगी, मैंने अपने घर वालों को आगाह कर दिया। कमिश्नर ने यह सब करने के बाद मुझे एक अवसर दिया कि मैं अपनी मर्जी से कोई इंस्पेक्टर चुन लूं जो मेरा केस संभाले। मैंने पहले ही सारी जानकारी जुटा ली थी। समय रहते तुम्हारी पत्नी से दोस्ती की, उससे तुम्हारा सच उगलवाया और फिर उसे तुम्हारे खिलाफ बरगलाया। सुबह जैसे ही वह निकली, मेरे चाचा ने उसे सुरक्षित उठवा लिया। वह मेरे घर पर है और सुरक्षित है। अभी अपने बच्चे के साथ आराम कर रही है और यह सब अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी पत्नी बच्चे मेरे घर आराम से रहेंगे, क्योंकि उन्हें खत्म करके कहीं फेंका भी जा सकता है, तब कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने तुम्हें पूरी सच्चाई बता दी है। अब अपना फर्ज निभाओ, मुझे बेगुनाह साबित करो। अगर नहीं कर सकते तो साफ कह दो, सिर्फ एक इशारा और तुम्हारा पूरा खानदान। एक वादा करो मेरा, यह राज तुम कभी किसी को नहीं बताओगी। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अपने की पर बेहद शर्मिंदा हूं। जब मैंने फोर्स ज्वाइन की थी, कसम खाई थी कि किसी इंसान के साथ वैसा नहीं होने दूंगा जैसा मैंने किया था। वह मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेफिक्र रहो, तुम्हारा राज तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक तुम सच्चे दिल से मेरी मदद करोगे। जैसे ही तुमने नजरें फेरी, तुम्हारा राज दुनिया के सामने होगा। जब तुम्हारी पत्नी मुझे वह सच्चाई बता रही थी, मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी, जो इंटरनेट पर फैल जाएगी। मैंने गहरी सांस ली। वह मुझे चारों तरफ से घेर चुकी थी। मैं बाहर आ गया, पर समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। अगर कमिश्नर के खिलाफ जाता तो वर्दी चली जाती, पर उसे सजा मिलती। नहीं गया तो पत्नी बच्चा भी खतरे में और मेरा सच भी उजागर। यानी हर हाल में नौकरी को दांव पर लगाना ही पड़ेगा। मैंने कार्यवाही शुरू कर दी। सबसे पहले कमिश्नर के घर जाकर सारी फुटेज निकलवाई। कमिश्नर प्रदीप राणा काफी गुस्से में था, इशारों में रोक रहा था, पर मेरी पूरी टीम साथ थी और एक मीडिया प्रतिनिधि भी मौजूद था, ताकि सब रिकॉर्ड हो सके। इसलिए वह चाहकर भी रोक टोक नहीं कर सका। तमाम फुटेज खंगाली गई, पर कहीं ऐसा सबूत नहीं मिला कि कमिश्नर ने ही अपने बेटे की हत्या की है। फिर मैंने पूरे घर की तलाशी शुरू की, हर हथियार देखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। स्पष्ट था कि लड़के का कत्ल चाकू से हुआ। घर की हर छोटी बड़ी छुरी चाकू को फिंगरप्रिंट के लिए भेज दिया गया, पर काम बहुत सफाई से किया गया था। कहते हैं, अगर आप सच्चे मन से किसी काम में लग जाएं तो कोई ना कोई सिरा मिल ही जाता है। जब मैं लड़के के कमरे में पहुंचा, मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर पूरा कमरा खंगाल डाला। हर दराज, अलमारी का हर कोना पर कुछ हाथ नहीं लगा। मैं मायूस होकर निकलने ही वाला था
कि नजर अलमारी के ऊपरी हिस्से पर पड़ी। मैंने स्टूल मंगवाया, ऊपर रखा डिब्बा नीचे उतारा, खोलकर देखा कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एक छोटी सी चिप मेमोरी कार्ड जैसा। मैंने तुरंत उसे कंप्यूटर पर चलाने को कहा। कार्ड लगते ही कमरे में उस लड़के की आवाज गूंज उठी। वीडियो में वह कैमरे के सामने परेशान बैठा बयान दे रहा था, ठीक वही जो अनामिका ने बताया था। मेरा बाप मुझे मारना चाहता है। कमिश्नर प्रदीप राणा ने मेरे खिलाफ पूरा षड्यंत्र रचा है। उन्होंने जज्बात में पूरी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैं लौटाना भी चाहता था, पर उन्होंने ऐसे कागजात बनवा दिए कि चाहकर भी सब वापस नहीं कर सकता। अगर लौटा दूं तो उनका नाम खराब हो जाएगा। इसी वजह से अब वह मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। मैं अपने पिता से बहुत मोहब्बत करता हूँ, पर अनामिका मैडम बिल्कुल बेगुनाह है। मुझे मालूम है मेरे मरने के बाद तमाम इल्जाम मेरे पिता उन्हीं के सिर डालने का इरादा रखते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, चाहे मेरे पिता ही क्यों ना हो। अगर उन्होंने कत्ल किया है तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। वीडियो सुनकर मैंने लंबी सांस छोड़ी। मीडिया प्रतिनिधि ने सारी फुटेज रिकॉर्ड कर ली। मुझे मालूम था मेरी वर्दी अब जा सकती है और मेरा करियर खतरे में है, पर यह भी यकीन था कि जो कर रहा हूं सही है। अतीत में जो गलती हुई थी उसे दोहराना नहीं चाहता था। दरअसल मेरा सबसे गहरा राज मेरी अपनी जिंदगी से जुड़ा था। पुलिस में भर्ती होने से पहले मैं बहुत अय्याश किस्म का आदमी था। लड़कियों को परेशान करना मेरी खराब आदत थी। मेरी पत्नी, जो मेरे चाचा की बेटी है, मेरी हर हरकत से वाकिफ थी, फिर भी मुझसे मोहब्बत के चलते सब सहती रही। एक दिन मैंने हद पार कर दी। एक लड़की के साथ ज्यादती की और डर के मारे उसका कत्ल कर लाश फेंक दी। यह राज छिपा रहा, पर मैं भीतर से टूट गया। सीधा पत्नी के पास जाकर सब कबूल लिया। उसने मुझे छुपा लिया, कभी यह नहीं बताया कि वह लड़की कौन थी। मैं आज भी उस गुनाह पर शर्मिंदा हूं। बहुत रोया, करीब 1 साल तक कमरे में बंद रहा, जैसे भीतर से मर गया था। 1 साल बाद पत्नी के सहारे मैंने खुद को समेटा, पुलिस फोर्स ज्वाइन की और अपने आप से शपथ ली, ऐसा करने वाले को कभी छोड़ूंगा नहीं और पीड़ितों को इंसाफ दिलाऊंगा। मैं मानता हूं मैंने बहुत बड़ा पाप किया। न जाने वह किसकी बेटी थी, मुझे कुछ मालूम नहीं। आगे जो हुआ उससे थोड़ी तसल्ली मिली। केस खुला, कमिश्नर प्रदीप राणा को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई और अनामिका मैडम बाइज्जत बरी हो गईं। मेरी वर्दी उतर चुकी थी। पत्नी और बेटा सही सलामत घर लौट आए। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था, पर अनामिका ने मुझे नई नौकरी दिलवा दी। फिर भी अफसोस रहा, पुलिस की नौकरी चली गई, जिसके जरिए मैं अपने उस गुनाह को धोने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं मालूम भगवान ने मुझे माफ किया या नहीं, पर मेरा दिल कहता है वह मुझे माफ कर देगा। मैं हर प्रार्थना में यही दुआ करता हूँ, हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। न जाने वह किसकी बेटी थी। जब भी वह लम्हा याद आता है मेरा पूरा वजूद कांप उठता है। पर अब मैं कुछ मुतमिन हूँ। कम से कम इस दुख भरी जिंदगी के उस हिस्से से आजाद हो गया हूँ जहां हम सिर्फ हुक्म के गुलाम बनकर रह जाते हैं। मेरे सभी भाइयों बहनों से मेरा संदेश है, व्यभिचार और दुष्कर्म एक घोर पाप है जो मनुष्य के जीवन और परलोक दोनों का नाश कर देता है। ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं होता। वह पापी को अवश्य दंड देता है। सदैव कुकर्म से दूर रहें, पवित्रता अपनाएं और सत्य का साथ दें। सत्य का मार्ग ही सफलता का मार्ग है, जो मनुष्य को सम्मान, शांति और ईश्वर की कृपा प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।